हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कैंसर मैनेजमेंट इज़ ए टीम वर्क। इसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और भी बहुत सारी ब्रांचेस का रोल होता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी इंटीग्रल रोल होता है वो होता है न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी कि जिसमें हम बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, पैट स्कैन, PSMA, पैट CT और भी मैनी मोर, जिस पर मेरा रिसेंटली वीडियो आया है, तो जाके आप उसे देखिए। ठीक है, वो मैंने एक एक्सपर्ट के साथ उनके सेंटर में जाके प्रॉपर पूरे डिपार्टमेंट का डेमो देते हुए शूट किया है, तो वो देखना ना भूलें। एंड दूसरा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस डिपार्टमेंट का, न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या रोल होता है कैंसर मैनेजमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में, किन कैंसर्स में उस डिपार्टमेंट का बहुत ही इंटीग्रल रोल है और किस कैंसर्स में किस इंडिकेशन से पैलिएटिव रोल है। तो इसके लिए आज मैं फिर दोबारा हमारे पास एक एक्सपर्ट के साथ बैठी हूँ, उनके पास आई हूँ, उनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेटेड हो और जो कि हमारे चैनल का पर्पज़ है, आपको सही और सही जानकारी देना। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर स्वागत दास सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। मैं तहे दिल से आपका मैडम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन के आप पर कुछ डिस्कशन कर पाएँ। आपके ऑडियंस को, आपके विजिटर्स को जो आपके वेबसाइट विजिट करते हैं, उनको ये बता पाएँ कि न्यूक्लियर मेडिसिन का क्या रोल है कैंसर ट्रीटमेंट में। राइट। बेसिकली यही जो थीम है, इस पे एक जो नया टर्म अभी मतलब काफ़ी इन है न्यूक्लियर मेडिसिन में, दैट इज थेरानोस्टिक्स। ओके सर। थेरानोस्टिक्स मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, थेरेपी प्लस डायग्नोस्टिक। अभी तक क्या होता है, जैसे पेट स्कैन के बारे में मैडम ने बात किया, पेट स्कैन होता है, बोन स्कैन होता है, DTPA, दीज आर ऑल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, ये एक बीमारी की डायग्नोसिस करते हैं, बट न्यूक्लियर मेडिसिन इज मच मोर देन डायग्नोसिस। अभी न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी कैंसर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, इसीलिए अब न्यूक्लियर मेडिसिन को थेरानोस्टिक्स, ये जो वर्ड है अभी वो विरासत में मिला है। तो बेसिकली अगर मैं थेरानोस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, एक जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, दैट मॉलिक्यूल जब हम छोटी मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो बीमारी का डायग्नोसिस करता है, जब हम बड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। तो सेम मॉलिक्यूल, छोटी मात्रा डायग्नोसिस, बड़ी मात्रा ट्रीटमेंट, तो इसीलिए ये जो टर्म है इसका नाम है थेरानोस्टिक्स। ओके सर, जैसे कि आपने बताया ट्रीटमेंट पार्ट, तो आज इसी को ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि किस किस कैंसर में इसका रोल है। देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन का जो मेन रोल है, मतलब आज से 50-60 साल से जो मेन ट्रीटमेंट में रोल है वो थायराइड कैंसर में रोल है। थायराइड कैंसर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड, एक होते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, जिसमें पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड आता है या फॉलिकुलर कार्सिनोमा आता है, इसमें हम आयोडीन देते हैं। आयोडीन का जो एक रेडियो आइसोटोप जो कि आयोडीन 131 होता है, उसको दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? यूजुअली जब ऐसे थायराइड कैंसर जब डायग्नोसिस होते हैं तो पहले पेशेंट का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करके जो सर्जन है वो जितना से जितना थायराइड निकाल सके पहले वो निकाल देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है, क्योंकि वो सारा तो नहीं निकाल सकते क्योंकि सारे नसें डैमेज हो जाएंगी, तो वो नसों को बचाते हुए थायराइड निकालते हैं। जो बच जाता है या और कहीं स्प्रेड है, उसको हम आयोडीन 131 पेशेंट को देके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये आयोडीन 131 का एक जो पिकुलियर थिंग है, ये इंजेक्शन से नहीं, ये मुंह से पिलाई जाने वाली दवाई है। इसको हम मुंह से पिलाते हैं आयोडीन 131 को। मरीज इस दवाई को पीने के बाद जहाँ भी थायराइड के कैंसर के सेल्स या तो गले में या तो कहीं पे स्प्रेड है, ये आयोडीन 131 हर जगह जाता है। वहाँ पे एक रेडिएशन इमिट करता है जिसको हम बीटा रेज बोलते हैं। ये बीटा रेज जो होते हैं, इनकी सेल्फ हीलिंग पावर होती है, तो वो अंदर से रेडिएट करके वो कैंसर के सेल्स को मार देते हैं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी।
जैसे आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में दिस इज एक्सटर्नल Right, रेडिएशन, sir. आप मशीन से रेडिएशन दे रहे हो, दीज आर ऑल इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। तो जो डेफिनेटिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो है आयोडीन 131 इन थायराइड कैंसर। इसको छोड़ के कुछ पैलिएटिव कैंसर्स भी हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि जो मोस्ट कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ओल्ड एज मेल में होता है, यूजुअली हार्मोन रेस्पॉन्सिव होता है, इसकी सर्जरी भी होती है, इसकी रेडिएशन भी आप करते हैं, कीमोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी आ गया है, टारगेटेड थेरेपी आ गया है। बट इसके बाद पेशेंट एक स्टेज पे पहुंचता है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टैटिक कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। मतलब हार्मोन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई भी अप्रूव्ड लाइन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और मेटास्टैटिक मतलब प्रोस्टेट के बाहर वो स्प्रेड हो गया है अदर ऑर्गन्स में, जैसे कि बोन्स में या तो लिम्फ नोड्स में, गांठों में, लिवर में। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है लुटिशियम PSMA थेरेपी। ये एक तरह का रेडियोलाइगेंड थेरेपी है जो कि पहले आपका PSMA पेट स्कैन होगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव लीजन्स रहेंगे ये लुटिशियम PSMA थेरेपी ये इंजेक्शन से दिया जाता है, वहाँ जाके ये इंटरनल रेडिएशन देगा कैंसर सेल्स को, कैंसर सेल्स को मारेगा और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का लाइफ स्पैन वो सब में इम्प्रूवमेंट होगा। सो ये एक तरह का पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो गया प्रोस्टेट कैंसर में। उसके बाद आपने न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा इरफान खान की जो इतने बड़े सेलिब्रिटी रहे, उनकी भी इसी बीमारी से उनकी देहांत हुई थी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर मेटास्टैटिक। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ये एक तरह का जो ट्यूमर है ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, बहुत स्लो ग्रो करता है, बट जब ये स्प्रेड करता है, मेटास्टेसिस करता है, देन इट बिकम्स एग्रेसिव। जब ये मेटास्टेसिस करता है तब हमारे पास एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं PRRT, दैट इज पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लिड थेरेपी। ये भी लुटिशियम के साथ दिया जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, इंटरनल रेडिएशन इंजेक्शन से दिया जाएगा, जहाँ जहाँ बीमारी होगी वो हम डोटानॉक पेट स्कैन करके हम सारे बीमारियों को मार्क करते हैं। उसके बाद जब ये दवाई देते हैं तो ये सारा जाके इंटरनल रेडिएशन देके जो कैंसर सेल्स है उनको मार देता है। तो इससे अगेन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट, पेशेंट की लाइफ स्पैन में इंप्रूवमेंट, ये सारा जो होता है। ये जो है जो अप्रूव्ड है, अभी कुछ अप्रूव्ड नहीं है जो कि न्यू थेरेपेटिक मोडालिटीज हैं जो अभी रिसर्च ओरिएंटेड है और अभी अभी क्लिनिकल एप्लीकेशन में आई हैं, बट अभी ये अप्रूव्ड नहीं है, जिसमें मोस्ट कॉमन है फैपी थेरेपी, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटेड प्रोटीन इनहिबिटर, फैपी थेरेपी। फैपी क्या है? फैपी इज ए मोर कैंसर स्पेसिफिक बायोमार्कर। तो कोई भी कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सार्कोमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली का कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, या पैनक्रियाज एक ग्रंथि होती है उसका कैंसर हो गया, ये सारे जो कैंसर होते हैं जब उसके ट्रीटमेंट में आपने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया या सब ऑप्टिमल रेस्पॉन्स आया, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, ऐसे करके ये सारे जो कैंसर्स हैं, एक बार आपके सारे अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप जाते हो पैलिएटिव थेरेपी पे। उसमें होता है पैलिएटिव कीमोथेरेपी। पैलिएटिव कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हेयर फॉल भी होता है, स्किन चेंजेस आते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपको इंटरनल और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस केसेस में अभी आ गया है लुटिशियम फैपी। ये लुटिशियम फैपी एक तरह का पैलिएटिव ट्रीटमेंट है ये सब कैंसर में, जैसे कि सार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, लिवर का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, जहाँ पे अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हो गया, पेशेंट ने रेस्पॉन्स नहीं किया, जहाँ पे आपको डॉक्टर बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, ऐसे आप बोलते हो ना, Yes, sir. कि अभी हमने सारे अप्रूव्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे दिया, अब उसके बाद भी रेस्पॉन्स नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, सेवा करो। उस केस में आप न्यूक्लियर मेडिसिन में कांटेक्ट करो, हमें कांटेक्ट करो। हमारे पास अवेलेबल है लुटिशियम फैपी थेरेपी, जो ये मैं मानता हूँ इट्स नॉट ए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ये आपको ये बीमारी को क्योर नहीं करेगा, ये सिर्फ पैलिएशन करेगा। क्या? अगर पेन हो रहा है तो पेन में कम होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जो आपके अदर सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली इट विल इंक्रीज योर सर्वाइवल। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि साल, 2 साल, 3 साल, बट जहाँ पे आपको ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि घर ले जाओ मैक्सिमम 1 से 2 महीना, उसमें हम 4 से 5 महीने और ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उभर के आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर रेखा और एक टेयर के बारे में आपने सुना होगा, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। ये बेसिकली लिवर कैंसर में होता है। इसी मरीज को अगर लिवर कैंसर हो गया तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है लिवर ट्रांसप्लांट।
जो पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल है वो तो ट्रांसप्लांट में जाएगा, जो पेशेंट एलिजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ या तो बीमारी काफ़ी फैली हुई है तो वो तो नहीं जाएगा। कुछ जो बीच में होते हैं मतलब वो बॉर्डर लाइन होते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए जितनी बीमारी चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, बट बीमारी फैली भी नहीं हुई है तो पैलेटिव में भी नहीं जाएगा। उस केसेस में क्या करते हैं, हम टेयर करके एक प्रोसीजर करते हैं जो ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन होता है। हम उसमें क्या करते हैं, एक ना रेडियो एक्टिव दवाई जो पेशेंट के आर्टरी के थ्रू जाके लिवर ट्यूमर के अंदर जाके ट्यूमर के अंदर ये रेडियो एक्टिव दवाई हम छोड़ देते हैं। इस दवाई का नाम इट्रियम 90 सार्सफियर या थेरास्फियर होता है। वो क्या करता है, अंदर से रेडिएशन देके ट्यूमर को श्रिंक कर देता है। तो जो पहले जो ट्यूमर ट्रांसप्लांट लायक नहीं था, जो पेशेंट ट्रांसप्लांट लायक नहीं था, क्योंकि ट्यूमर श्रिंक हो गया अब वो ट्रांसप्लांट लायक बन गया। तो इसको इट कैन बी यूज्ड एज ए ब्रिजिंग प्रोसीजर इन सच पेशेंट हु आर बॉर्डर लाइन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, ये भी है। और अगर किसी पेशेंट का बहुत बड़ा है लिवर ट्यूमर, उसकी वजह से काफ़ी सिम्टम्स हैं, ट्रांसप्लांट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, उसमें हम पैलिएटिव के हिसाब से भी इसको हम कर सकते हैं। सर मुझे लगता था कि ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में नहीं, हाँ, जो प्रोसीजर करते हैं वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, बट ट्यूमर मार्किंग, डोज कैलकुलेशन, डोज प्रिपरेशन, डोज डिलीवरी, पोस्ट डोज पेशेंट केयर, वो सारा हम करते हैं। ओके, इट्स मतलब कंबाइंड, इट्स अ कंबाइंड एक्चुअली। कैंसर का ट्रीटमेंट एक मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, तो इसी में जो हम दवाई देते हैं वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अंदर डालते हैं, देन ही इज आउट ऑफ साइट। तो उससे पहले उसके बाद सारा पेशेंट मैनेजमेंट हम ही करते हैं। राइट, ओके। तो सर ने बताया कि डेफिनेटिव इंटेंट से कहाँ ट्रीटमेंट है एंड पैलिएटिव इंटेंट से कहाँ ट्रीटमेंट है। एंड सर यहाँ पे मैं रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत जी। तो जैसे कि आपने भी बताया कि थायराइड कैंसर अकॉर्डिंग टू टाइप हिस्टोपैथोलॉजी कौन सा है, मेन ट्रीटमेंट रहता है लाइक सर्जरी, अगर हम पैपिलरी एंड फॉलिकुलर की बात करें, एंड फॉलोड बाई रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन एंड ट्रीटमेंट। तो सर यहाँ पे मेरे ये क्वेश्चंस हैं कि जिन लोगों का अगर वो अनमैरिड हैं और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हुई है तो क्या वो फ्यूचर में मैरिज एंड बेबी प्लान कर सकते हैं? ये क्वेश्चन सर मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बार आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन रखा। देखिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन जब हम पेशेंट को देते हैं तो या तो मेल या तो फीमेल, यूजुअली हम उनको बोलते हैं कि अगर मेल है या फीमेल है तो 1 साल तक वो प्रेगनेंसी अवॉइड करें। क्योंकि आयोडीन 131 का जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है इट्स लॉन्ग, ठीक है ना, ये महीनों में जाता है। तो इसीलिए जो गाइडलाइंस बोलते हैं, अगर आप आयोडीन ट्रीटमेंट लेने के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप 1 साल के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो, उससे पहले नहीं। इसीलिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान माँ के पेट में जो बच्चा है उसको थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट्स उसमें हो सकते हैं, इसीलिए ये हम प्रेग्नेंट फीमेल में देना अवॉइड करते हैं, या तो इमीडिएटली जो पोस्टपार्टम है उनमें भी देना ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में भी सीक्रेट होता है, तो जो बच्चा दूध पीता है फिर उसमें ये दिक्कत आएगी। तो यूजुअली हम यही बोलते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डिलीवरी के बाद आप आओ हमारे पास लेने, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, देन आप ये ट्रीटमेंट के 1 साल के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो। ओके, तो सर क्या ऐसी सिचुएशन में जो कि फ्यूचर में बेबी प्लान करना चाहते हैं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, तो उन्हें कोई पर्टिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है? नहीं, अगर आपने 1 साल का गैप दे दिया है तो पर्टिकुलर कोई जेनेटिक टेस्टिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा कोई ना नेशनल ना इंटरनेशनल कोई गाइडलाइंस में ऐसा नहीं है। ओके, तो सर इज इट एडवाइजेबल और इट इज़ बेटर ऑप्शन टू एडवाइज देम कि आप स्पर्म बैंकिंग के लिए या ओवम फ्रीजिंग के लिए चले जाओ? हाँ, अभी जैसे ये सारे नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, स्पर्म बैंकिंग ओवम फ्रीजिंग, ये आप कर सकते हैं। दोज हु आर अफोर्डिंग एंड जहाँ पे ये फिजिबल है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ओके सर, एक चीज़ ये भी पूछना था कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ RAI थेरेपी पर डिपेंड करेगा क्या बेबी का जेनेटिक इशू या फिर कुछ ऐसा? इसमें तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, यूजुअली जो साइकिल आप बोलते हैं यूजुअली ये 1 शॉट होता है। सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद पेशेंट हमारे पास आया, आयोडीन स्कैन में हमने पूरी मैपिंग कर दिया कि कहाँ कहाँ बीमारी बचा हुआ है या कहाँ फैला हुआ है। तो हमारी डिक्टम है, दैट इज फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो हम पहली बारी में ही इतना आयोडीन आपको पिला देते हैं कि आपके सारी बीमारी, मतलब ये हमारा एम रहता है कि सारी बीमारी गायब हो जाए। तो
80% ऑफ पेशेंट दे रिक्वायर ओनली सिंगल डोज ऑफ आयोडीन। 20% पेशेंट होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बीमारी पहले से है, एक डोज से गायब नहीं हुआ, उनको सेकेंड डोज चाहिए, या ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो पहले ठीक हो गए और बाद में जाकर रीअकरेंस हो गया तो उनको चाहिए। अदरवाइज 80% ऑफ द पेशेंट दे रिक्वायर ओनली सिंगल डोज ऑफ आयोडीन। ग्रेट, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो सर जैसे कि फर्स्ट टाइम जब उनका थेरेपी हुआ तो कितने टाइम के बाद आप रिपीट स्कैन करते हैं जस्ट टू सी कि हाउ मच इज रेजिडुअल? हाँ, ये आपने ये भी बहुत सारे मरीजों का ये कितनी बार हमें आना पड़ेगा। इसमें ऐसा डिक्टम है कि पहले 2 साल तक आप 6-6 महीने में आप फॉलोअप कराएं। फॉलोअप मतलब आपके ब्लड टेस्ट कुछ होंगे, आपके डॉक्टर बोलेंगे जैसे TSH, थायरोग्लोबुलिन, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, गले का अल्ट्रासाउंड और आयोडीन होल बॉडी स्कैन 6 महीने में एक बार करके 2 साल, उसके बाद साल में एक बार करके 3 से 4 साल, उसके बाद 2-2 साल में एक बार, ऐसे करके 10 साल तक फॉलोअप के लिए ये गाइडलाइंस में है। ओके, तो सर ये पहली विजिट में डिसाइड नहीं होता है कि हाउ मेनी साइकिल वी हैव टू रिपीट? नहीं, पहले विजिट में तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा डोज देते हैं, क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। हम पहली बार में कैलकुलेट करके हम सपोज कर हमने 100 मिलीक्री 200 मिलीक्री दे दिया, तो हम तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इसी से पूरी बीमारी ठीक हो गई। तो हमें पता ही नहीं है ठीक हुई कि नहीं हुई। जब आप 6 महीने बाद आओगे, क्योंकि हम तो ये मुंह से पिलाते हैं, तो उसमें से कुछ आपके यूरिन में निकल जाते हैं, कुछ स्टूल में निकल जाते हैं, कुछ आपके पसीने से निकल जाते हैं, कुछ आपके थूक से निकल जाते हैं। तो जो रहा उसने जो ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद कितनी बीमारी ठीक हुई और कितनी रह गई, और 6 महीने के बाद जब हम आयोडीन स्कैन करेंगे हमें एक आइडिया लगेगा कि व्हाट आर वी डीलिंग विथ। अभी भी अगर बीमारी बची हुई है तो उसकी बल्क कितनी है, कहाँ पे है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो देयर इज नो फर्दर ट्रीटमेंट। नाइस, ये तो मेरे लिए भी लर्निंग है। मुझे लगता था कि मल्टीपल सिटिंग साइट होती होंगी अकॉर्डिंग टू द रेजिडुअल। 80% ऑफ द पेशेंट दे गेट क्योर्ड बाय अ सिंगल डोज ऑफ आयोडीन। ओके, तो पेशेंट आएंगे, RA थेरेपी लेंगे, 6 मंथ के बाद वो स्कैन कराएंगे, अगर उसमें कुछ रेजिडुअल है देन ये रिपीट होगा। रेसिडुअल है या अभी फ्यूचर में कहीं पे एक बार ठीक होने के बाद फ्यूचर में कभी और रिलैप्स हुआ तो फिर ये रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नाइस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस पेशेंट का आपने थेरेपी किया उनको कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा आपके पास? एग्जैक्टली, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसने एक ना कट ऑफ पॉइंट सिलेक्ट किया है। अप टू 30 मिलीक्यूरी अगर आप आयोडीन दे रहे हो तो पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आयोडीन पी के आधे पौने घंटे में वो हॉस्पिटल से अपना घर जा सकते हैं। 30 मिलीक्यूरी से अगर आप ज़्यादा दे रहे हो, 50, 60 या 100, 200, फिर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ता है। अप टू 50 आप सुबह से शाम तक रुको और शाम को जाओ। 50 के ऊपर जैसे हम 100 देते हैं, 150, 200, उसमें फिर 1 रात या 2 रात, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी एक्टिविटी दी गई है। अगर 100 दी गई, 150 दी गई, 200 दी गई, तो 1 रात या 2 रात, मैक्सिमम 2 रात आपको रहना पड़ सकता है, उससे ज़्यादा आपको रहने की जरूरत नहीं है। बट इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं डॉक्टर रेखा आपको ही बताना चाहूँगा कि जब आप घर चले, सपोज करो आपने मेरे पास ट्रीटमेंट लिया, मैंने 30 मिलीग्राम क्या होता है, कब देते हैं? जब अर्ली स्टेज डिजीज होती है। T1, T2, N0 मतलब नोड्स नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं है, लो रिस्क डिजीज है, उसमें हम 30 मिलीग्राम तक देते हैं। आप मेरे पास से तो चले गए, उसके बाद आपको रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं वो आपको एडवाइस करेंगे 5 से 7 दिन तक बाकी लोगों से दूर रहने के लिए। उसमें हम बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ये यूरिन में भी निकलता है, स्टूल में भी निकलता है, पसीने से भी निकलता है, थूक से भी निकलता है, तो इसमें हम बोलते हैं कि आप बाकी लोगों के साथ इकट्ठे खाना नहीं खाओगे, आपकी थाली अलग होगी, बाकी लोगों की थाली अलग होगी। खाना इकट्ठे बन सकता है बट आप अलग अलग थाली से खाओगे। जैसे हम शेयरिंग करते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करके खाएंगे तो प्यार बढ़ेगा। उस 7 दिन आपको प्यार को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे पसीने से निकलता है, घर के सारे लोगों के कपड़े इकट्ठे धुलते हैं, नहीं, आपके कपड़े उस 7 दिन में अलग धुलेंगे। आपके कपड़े, आपके बेडशीट, आपके पिलो कवर, ये सारे अलग धुलेंगे। अब पेशाब में, पॉटी में ये दवाई निकलती है, तो अगर घर में 2 टॉयलेट हैं तो 7 दिन तक आप जो टॉयलेट यूज करते हैं वो टॉयलेट कोई और यूज नहीं करेगा। या तो एक टॉयलेट है तो फिर आप यूज करने के बाद अच्छे से साफ करके कोई और जाएगा उसको टॉयलेट को यूज करने के लिए। और यूजुअल 7 दिन तक आपको प्रेग्नेंट फीमेल से दूर रहना है, 2 साल से छोटे बच्चे से दूर रहना है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ये सारी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये अगेन डिपेंड करता है आपको कितनी एक्टिविटी दी गई है। अगर 50 तक दी गई है, 50-60 तक दी गई है तो 3 से 4 दिन
बहुत है। अगर 50, 100, 150, 200 फिर आपको 7 दिन या 10 दिन आपको ये सारी करनी पड़ेगी। ये जिस डिपार्टमेंट में आप आयोडीन लेके निकलोगे, निकलते हुए वहाँ के जो रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर हैं वो एक्टिविटी के चलते जितनी एक्टिविटी दी गई वो आपको एडवाइस करेंगे कि इतने दिन आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है आयोडीन में। तो सर जैसे कि आपने जो टाइम पीरियड बताया 5 to 6, 7 days, हाँ। तो उसके बाद क्या दे हैव टू विजिट यू अगेन, दोबारा नहीं आना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बाद अपना रेगुलर एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं और उस दौरान आप अपना, बहुत सारे पेशेंट ये भी पूछते हैं कि सर थायराइड की सर्जरी हो गई, इसके बाद हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें। गॉइट्रोजेनिक जो फूड होते हैं जैसे कि कैबेज, बंद गोभी हो गया, ये सर आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट रेस्ट्रिक्शन या कोई स्पेसिफिक डाइट पे जाना ये हम एडवाइस नहीं करते। और एक बार आयोडीन हो गया, आयोडीन आपको दे दिया तो 90% ऑफ द पेशेंट दे गेट इनटू हाइपोथायराइड। ठीक है ना। तो मतलब थायराइड, मतलब जो थायराइड हार्मोन अब बॉडी में बनेगी नहीं, क्योंकि एक तो थायराइड निकाल दिया, सर्जरी करके निकाल दिया, जो बचा हमने आयोडीन पिला के सारा उसको खत्म कर दिया, बट हार्मोन तो चाहिए। तो 7 दिन के बाद आपको हमारे पास विजिट करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू विजिट एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं आप उनके पास जाइए, वो आपकी थायराइड में मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, आप उनके टच में रहिए। आप हमारे पास 6 महीने के बाद आएंगे। ओके सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम आयोडीन वाला सॉल्ट खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। यूजुअली आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो खा सकते हैं, सॉल्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट आजकल जैसे बीपी काफ़ी हो रहा है, सॉल्ट की मात्रा थोड़ा कम रखें खाने में तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट वो फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर दैट 7 days आइसोलेशन टाइप? नहीं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो देखिए, इसका बेसिकली हम मुंह से देते हैं, इसका एक ही है कि देते हो सकता है आपको थोड़ा सा उल्टी लगे, क्योंकि आप खाली पेट में बिल्कुल 6 घंटे के फास्टिंग में ये हम देते हैं। तो कोई पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, वो हो सकता है। बट एक बार वो 1-2 घंटे का ड्यूरेशन पार हो गया, फिर इसका एक ही साइड इफेक्ट है, दैट इज हाइपोथायराइड। आप हाइपोथायराइड हो जाओगे क्योंकि थायराइड हार्मोन बनने की और कोई सोर्स बॉडी में बची नहीं, तो आप हाइपोथायराइड हो जाओगे। आप थायराइड की गोली खाओ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करके आपके डोज डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद आप चलते रहोगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं, एब्सोल्युटली सेफ। क्योंकि सर मैं ये साइड इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि रिसेंटली ना मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरा ना आरआई थेरेपी हुआ है जिसकी वजह से मुझे ना जीरोस्टोमिया, मुंह में छाले, ये सब बहुत हो रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, देखिए, जीरोस्टोमिया होता है उनमें जिनमें पेशेंट प्रिपरेशन एडिक्वेट नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम आयोडीन देते हैं, आयोडीन थायराइड में तो जाता है, आयोडीन सैलिवरी ग्लैंड्स में और सबमंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स में जाता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम आयोडीन देते हैं, आयोडीन तो अंदर से रेडिएशन निकल रहा है, हम पेशेंट को पहले 3 से 4 दिन हम उनको कोई भी खट्टी चीज़ खाने के लिए बोलते हैं, जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, ये सब हम खाने के लिए बोलते हैं, ताकि आप सैलिवेशन करते रहो, जो भी आयोडीन अंदर गया वो सारा मुंह में आ जाएगा, आपने उसको निगल लिया, हम तो अल्टीमेटली मुंह से पिला रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम में चला जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो अगर आप आयोडीन ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप ध्यान रखना, आरएसओ तो वैसे बोलते हैं कि ये खाना है, पर अगर जैसे आपने जिस पेशेंट का जिक्र किया, प्रोबेबली उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, या तो दिया गया तो उनको रजिस्टर नहीं हुआ ये, तो आपको पहले 4 से 5 दिन आपको ये खट्टी चीज़ें खानी है, नींबू, अचार, ये सारे अपने डाइट में उनको लगाना है, नींबू, अचार, आंवला वगैरह, ताकि जो भी आयोडीन सैलिवरी ग्लैंड्स में गया वो सारा मुंह में सिक्रेट होगा, उसको थूकना नहीं है, उसको अंदर निगल लेना है। ओके हाँ सर, ये तो मतलब लाइक मेरे लिए भी ना बड़ा लर्निंग डिस्कशन है जी। क्योंकि मतलब हम लोग एडवाइस करते जरूर हैं, लेकिन एक होता है ना, बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या प्रिकॉशंस लेनी है पेशेंट को। एंड सेकंड मुझे ये भी पूछना था कि ऐसे पेशेंट को क्या हेयर लॉस वगैरह होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे हेयर लॉस आयोडीन की वजह से नहीं होता, हाइपोथायराइड की वजह से होता है। अगर आपने आयोडीन ट्रीटमेंट लिया, अल्टीमेटली आप हाइपोथायराइड तो हो ही जाओगे, पर आपने हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट नहीं लिया या आपका डोज एडिक्वेट नहीं है, सपोज करो आपको 100 माइक्रोग्राम एल्ट्रोक्सिन या थायरोक्सिन या थायरोक्स, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको 100 माइक्रोग्राम चाहिए, आप 75 ले रहे हो या 50 ले रहे हो, मतलब अंडर डोज हो रहा है, तो उस केस में हो सकता है। तो अगर आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का सलाह लेके आप थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट करोगे और आपका TSH, T3, T4 सारे नॉर्मल रेंज में है, तो कभी भी हेयरफॉल नहीं होगा। ओके, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि सर जब पेशेंट आरआई थेरेपी के लिए आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस एडवाइस की जाती है ना कि आपको इतने दिन तक आयोडीन नहीं लेना है, ये खाना नहीं खाना है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएट किया जाता है, तो ये अंडर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहेगा गाइडेंस या अंडर यू रहेगा? नहीं, देखिए, इसमें हाइपोथायरॉयड किया जाता है, वो तो बात सही है, बट ये आयोडीन
आजकल वैसे भी कोई भी डाइट में इतना आयोडीन तो होता नहीं है। जो आयोडाइज सॉल्ट भी होते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में आयोडीन नहीं, होता वो है। कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं ना? नहीं, हम तो यूजुअली एडवाइस नहीं करते। मतलब कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आयोडीन ट्रीटमेंट से पहले हमें TSH 30 के ऊपर चाहिए। जैसे आपका थायराइड निकाल दिया, थायराइड निकाल देंगे तो T3 T4 बनेगा नहीं, TSH बढ़ेगा, तो TSH हमें 30 के ऊपर चाहिए। मतलब आप TSH जब 30 के ऊपर हो जाएगा उसके बाद ही हम आयोडीन ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम आयोडीन देंगे, TSH अगर 30 के ऊपर है, दैट मीन्स कि बॉडी, मतलब जो आपके थायराइड के सेल्स हैं, जो कैंसर के सेल्स हैं, दे आर हंग्री फॉर आयोडीन। तो जो हम आयोडीन देंगे वो सारा का सारा आयोडीन उसमें जाएगा, ना कि यूरिन और पेशाब में, यूरिन और स्टूल में निकलेगा। गॉट इट। तो बेसिकली आपको TSH चाहिए होता है, अगर वो 30 है मोर देन है तो यू विल गो फॉर द RA थेरेपी। हाँ जी, राइट। आई थिंक सर ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, बहुत ही हेल्दी डिस्कशन था, एंड होप सो आप लोगों को काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट अस। एंड इसमें एक और पॉइंट डॉक्टर रेखा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी न्यूक्लियर मेडिसिन में थेरापेटिक एस्पेक्ट इतना एडवांस हो गया है कि कभी भी आपको आपके डॉक्टर जब बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज है, घर ले जाइए, सेवा कीजिए, एक बार आप हमें कांटेक्ट कीजिए, एक बार हमसे पूछिए। हो सकता है हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी वजह से आपके मरीज का लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारा हम इम्प्रूव कर पाएँ। राइट। वैसे भी मुझे लगता है कि ये पेशेंट्स के अलावा अगर ऑन्कोलॉजिस्ट भी कभी इसको देखे तो उन्हें भी पता हो कि हमारे पास और भी बेटर ऑप्शंस होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, ये हम लोगों का भी एक बिग पॉइंट होता है कि वी डोंट डिस्कस कि भाई और कुछ किया जा सकता है। ये एक्चुअली क्या होता है, जब हमने अपनी MBBS की पढ़ाई करी तब ये सब अवेलेबल नहीं था, तो हमने अपनी बेसिक पढ़ाई में ये सब कभी सीखा नहीं। तो अभी जो ये सारे नए डेवलपमेंट है, डेफिनेटली इट्स लैकुना ऑन आवर पार्ट कि अभी हम क्लिनिशियंस को इतना एजुकेट नहीं कर पाए, बट हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पॉडकास्ट शूट होंगे, ऐसे इंटरेक्शन होंगे, तभी इट्स ए म्यूचुअल प्रोसेस, वी बोथ लर्न फ्रॉम ईच अदर। राइट। एंड सर वैसे भी जो मेरा जो फोकस रहता है ना मेरा कंटेंट क्रिएशन में, मैं ना वो जो अनटच पार्ट होते हैं ना ऑन्कोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैं उस पे काफी हिट कर रही हूँ, जैसे सेक्सुअलिटी, फर्टिलिटी, पेन मैनेजमेंट एंड साइकेट्रिक इश्यूज इन कैंसर पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। तो उस पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हैं, प्लीज जाइए, क्योंकि कोई ही आपको बताएगा नहीं। और मेरा मानना ये है कि अगर कैंसर का ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, पेशेंट कैंसर फ्री है, बट शी और ही, मतलब वो लोग अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, तो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर फेल हैं। बिल्कुल फेल है, क्योंकि अगर पेशेंट कैंसर फ्री भी है और वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा है, या फिर वो कैंसर फ्री नहीं है, पैलिएटिव स्टेज में है, तब भी वो पेन में है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके लिए ज़रूरत है इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की, इंटरेक्शन की, और आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस पेज पे। सर के पेज पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। सर के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है प्लीज़ जाइए, देखिए, सर को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, एंड please don't forget to subscribe our channel. Thank you. And like, comment and share with others. Thank you so much. Please, Sir, thank you so much. Thank you.